ओके जी, अब साइटोप्लाज्म की बात की अपन ने, विद इन द सेल, कहां मिलता है? विद इन द सेल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सीधी सी बात है। अब साइटोप्लाज्म, जैसे ये मान लिया अपन ने, ये सेल, ठीक है, तो ये अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई हमारी, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है वो कौन हो गया? साइटोप्लाज्म। तो हमने क्या बोला? A semi-fluid matrix is found inside both eukaryotic and prokaryotic cells called cytoplasm, ठीक है। और एक आगे इसमें आप ये भी जोड़ लो, which occupies volume of cell, सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, वो सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। सेल के अंदर कुछ वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करती है, बहुत सारा करती है, ठीक है जी, यहां तक की बात हो गई। अब वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मैं एनसीईआरटी लिस्ट पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी की एक सिंगल लाइन भी आपकी मिस नहीं होगी, और सीधी सी बात है, एनसीईआरटी से अगर सिंगल लाइन भी मिस नहीं हो रही है तो फिर आपको ये मान के चलो द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये जो चल रहा है ये सब, अगर एनसीईआरटी एक सिंगल लाइन मिस नहीं हो रही, क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर होती है, और खीर को सीधा साधा परोस के आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, साइटोप्लाज्म इज द मेन साइट, साइटोप्लाज्म इज द मेन साइट फॉर सेल्युलर activities in both plants and animals. Okay जी, cytoplasm is the main site, cytoplasm is the main site for cellular activities, सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज, सेलुलर एक्टिविटीज मतलब सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज। तो साइटोप्लाज्म जो है वो मेन साइट है, सीधा स्टेटमेंट आता है, मैंने आपको पहले कह दिया, नीट की जो एग्जाम होती है उसके अंदर स्टेटमेंट सीधे सीधे आते हैं, आपको ट्रू फॉल्स चुनने होते हैं, उसमें छोटी सी मिस्टेक दे देता है तो वो गलत होता है, और अगर आपको पूरा तरीके से स्टेटमेंट याद आता है तो आप उस गलत को ढूंढ पाते हो, और सही है तो सही को ढूंढ पाते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, फिर भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हम एनसीईआरटी की लाइंस को मिस कर देते हैं, उनका रियल मीनिंग नहीं समझते, और इसी को घुमा फिरा के वो स्टेटमेंट देता है, या तो सीधा, ज्यादातर तो सीधा ही देता है, कभी कभी घुमा के दे देता है, तो उसको पूरी तरीके से समझना जरूरी है। यानी साइटोप्लाज्म जो होता है वो मेन साइट होती है, क्या होती है? मेन साइट, किसके लिए? सेल्युलर एक्टिविटीज के लिए, किसके लिए? सेल्युलर एक्टिविटीज के लिए, सेल्स की एक्टिविटीज के लिए, किसके अंदर? चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है बेटा। ओके जी, बात तो एक ही है। चलो एक और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, फिर से एक और स्टेटमेंट आ रहे मतलब पढ़ाई शानदार चल रही है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है, मैं फिर बता रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख के चलना, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं, एक क्वेश्चन मिस नहीं करोगे एनसीईआरटी से, मोस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपसे। न्यूक्लियस की लोकेशन हमें पता ही है, जैसे अगर बाद में इसको और एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हमारे पास में अगर एनिमल सेल है तो कहां मिलेगा? सेंटर में, और अगर प्लांट सेल होती तो कहां मिलता? पेरिफेरल रीजन में मिलता, और थोड़ा पिचका हुआ रहता है, ऐसे पिचक जाता, बड़ी वैक्यूल की वजह से ऐसे पिचक जाता है, वो बात की बात है। ओके जी, यहां तक की बात हो गई है। एक और स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, चलो क्या कह रहा है हमारे पास? मैनी केमिकल रिएक्शंस occur inside cytoplasm to keep a cell in its living state, in its
लिविंग स्टेट। यस, यानी मेनी केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। मेनी केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। कहां होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर, जो एक सेल को जिंदा रखने के लिए, लिविंग रखने के लिए, उसको उसकी लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है ना? मेंटेन करके वही रखती है। वो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन जो एक सेल को लिविंग बनाए रखने के लिए जरूरी है, वो कहां होती है? हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। बहुत सारी ऐसी सेलुलर एक्टिविटीज कहां होती है? हमारे पास साइटोप्लाज्म। तभी तो कहते हैं साइटोप्लाज्म इज द मेन साइट फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटीज जो होती है मेन में वो यही होती है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स इसी के अंदर पड़े हुए मिलेंगे अपन को। सेल ऑर्गेनेल्स के बहुत सारे सेल के जो अलग अलग काम बटे हुए हैं, एक सेल के अंदर जो काम बटे हुए हैं वो काम कौन करते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। और वो कहां मिलते हैं? इसके अंदर। तो सारे काम वो कहां करेंगे? इसी के अंदर बड़े बड़े करेंगे। तो कहां होंगे वो सारे काम? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म इज द मेन साइट फॉर सेलुलर एक्टिविटीज एंड मेनी केमिकल रिएक्शंस occur inside cytoplasm to keep a cell in its living state, उसको उसकी लिविंग स्टेट में बनाए रखने के। यहां तक की बात हो गई। अच्छा, उस दिन मैंने फर्स्ट वीडियो में बात कही थी, मैं आपको प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट के बारे में बताऊंगा। प्रोटोप्लाज्म लिविंग जो मैटर होता है हमारे पास में, इसको डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में तो मैं पढ़ाऊंगा। अब बात करें यूकारियोटिक सेल्स में। एक सेकंड वीडियो देख लें, कितना टाइम हो गया? ठीक है, 1 सेकेंड चल रहा है, अभी तो टाइम है। ओके, इन यूकारियोटिक सेल्स वेरियस membrane bound distinct structures in eukaryotic cells, various membrane bound distinct मतलब आसानी से अलग अलग पहचाने जा सकने वाला। यानी मुझे और आपको अगर अगल बगल में खड़ा कर दो और आपको आपके पेरेंट्स से कहे कि आपके बच्चे को पहचानो, तो फटाक से आपको पहचान नहीं कैसे होगा? तो जाओ एक मिनट देखने दो, ये है कि ये है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंस हमारे बीच में अलग अलग पहचान सकते हैं। तो इन यूकारियोटिक सेल्स वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स आर फाउंड कॉल्ड ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स हैं हमारे, ठीक है ना? तो इनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। मैंने लिखा यूकारियोटिक सेल, मैंने सेल क्यों नहीं लिखा, सीधा यूकारियोटिक ही लिख दिया यहां पे, के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं अपन। बेटा, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स हैं, फिर सुन लो, मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स हैं वो केवल किसमें मिलते हैं? यूकारियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल मेम्ब्रेन बाउंड के एग्जांपल में अपन लेके चलते हैं, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और भी हमारे पास में वैक्यूल्स, ठीक है, ऐसे ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो केवल और केवल यूकारियोटिक सेल्स में मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे क्या बात करते हैं? आगे बोलते हैं भाई कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स
एब्सेंट, इसका मतलब क्या होता है? एब्सेंट। नेगेटिव एंटी मतलब एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। फिर खत्म हो गई, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट होते हैं किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, ये इसीलिए खत्म हुई है, ये बहुत अच्छी सी बात मेरे दिमाग में आ गई इनके खत्म होने से। सुनो कि कभी भी आपको यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट करना है और ऑप्शंस दिए हुए हैं, बहुत सारे डिफरेंस इसके अंदर, अलग से पढ़ाऊंगा पूरा कंप्लीट। अभी तो प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यूकेरियोटिक सेल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तब इनको प्रॉपर डिफरेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन इनको डिफरेंशिएट करने की सबसे मेन जो बात है वो है कि इनके पास में, यूकेरियोटिक सेल्स के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड क्या मिलता है? न्यूक्लियस। और इनके पास, इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या नहीं होती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सबसे मेन डिफरेंस है। बाकी के तीन जो डिफरेंस भी आपको दिए गए वो सही दे दे, मान के चलो कि कौन सा यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को डिफरेंशिएट करता है। चारों ऑप्शन सही हैं, चारों सही आपको डिफरेंस दिए गए और उनमें से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे दिया गया है, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले को। ये बात इसीलिए तो ये मार्कर में खत्म हुई अभी, ध्यान रखना। तो किसको देंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले को हम क्या देंगे? प्रायोरिटी। यानी कि यूकेरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के ऊपर और प्रोकैरियोटिक में नहीं है, इस वाले को प्रायोरिटी देंगे। भले बाकी की सारी सही बातें मतलब सही सारे डिफरेंस दिए हुए हैं, फिर भी हम इसी को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि मेन जो डिफरेंस है वो यही क्रिएट करता है। बेटा ध्यान रखना, एग्जाम में प्रायोरिटी बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है कि यार ये वाला या ये वाला। एनसीईआरटी की एक एक लाइन का बेटा एक डीप मीनिंग होता है, बहुत ज्यादा डीप मीनिंग होता है और उसे हमको समझना होता है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। इनफिल कर लेता हूं मैं। यस, यानी क्या हो गया? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है ना? एक बार दोबारा लिख दूं, वीडियो में शायद सही क्वालिटी में नहीं आया, वो रीजन है क्योंकि वो इंक थोड़ी सी कम थी ना। तो दोबारा लिख देते हैं इस स्टेटमेंट को। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक cells. Let's move आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या आती है कि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि हमारे पास में मेम्ब्रेन लेस होते हैं। कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन लेस। उनमें से एक है राइबोसोम। और राइबोसोम तो ऐसा है जो यूकेरियोटिक सेल्स में भी मिलता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। बड़ी गजब की बात है, ध्यान रखना। तो राइबोसोम जो है वो पहली बात तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल ही है और यूकेरियोटिक सेल में भी मिलता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी। तो देखना, राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स which are present in both eukaryotic and prokaryotic सेल, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। यूकेरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है राइबोसोम्स और प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट, दोनों में प्रेजेंट है। और कैसे हैं? मेम्ब्रेन लेस। कैसे हैं? मेम्ब्रेन लेस। ध्यान रखना, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल में पढ़ना है। बहुत लंबा लेक्चर है, छोटा मोटा लेक्चर नहीं है और मैं आपको पूरा का पूरा एक एक पॉइंट बाय पॉइंट, ध्यान रखना कुछ भी मिस नहीं करने वाले, पूरा पढ़ेंगे फुल डिटेल के साथ में। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये तभी पॉसिबल है जब अपन को इस चैनल पे पूरा कोऑपरेशन मिले, चैनल की ग्रोथ होगी, तभी मन करता है कि हाँ आगे अपन वीडियोस वगैरह बनाए और मैं पूरा कंप्लीट आपको, जो कहते हैं ना कंप्लीट डेटा जो जरूरी है आपके लिए, वो पूरा कंप्लीट डेटा मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से। एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को एनसीईआरटी के अपन एक्सप्लेन करेंगे और जो एक्स्ट्रा डेटा चाहिए वो एक्स्ट्रा डेटा भी अपन देंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? ओके। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स। कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन लेस, इंपॉर्टेंट। ठीक है? और किसमें प्रेजेंट है? यूकेरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक, दोनों तरीके की सेल्स में ये प्रेजेंट है।
यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब सीधी सी बात है यार, यूकैरियोटिक तो हाई-फाई होते हैं और वो थोड़े से लो कैटेगरी के, तो ध्यान रखना राइबोसोम भी दो तरीके के हमारे पास, 70S और 80S। डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में। 70S वाला किसमें मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और ये किसके लिए? यूकैरियोटिक सेल्स के लिए। लेकिन अभी मैं ये बोलने वाला हूं कि ये वाला भी मिलता है यूकैरियोटिक सेल्स में। अब समझना आराम से, दो तरीके के होते हैं 70S और 80S। प्रोकैरियोटिक में केवल ये, यूकैरियोटिक में ये दोनों, कि दोनों कैसे, दोनों कैसे। तो मैं नया स्टेटमेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ा रहा हूं, शानदार पॉइंट्स है सारे के सारे। सुनना बात को, क्या कहना चाह रहे हैं। राइबोसोम्स are not only present in cytoplasm but also in within two cell organelles। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल्स में मिलेगा, एनिमल सेल्स में नहीं मिलेगा, प्लांट सेल्स में मिलेगा। एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट है। बात हम प्लांट और एनिमल की कर रहे हैं अभी, है ना? तो फिलहाल ठीक है, तो प्लांट सेल्स में मिलेगा, एनिमल सेल्स में नहीं मिलेगा। एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन द सरफेस ऑफ, ध्यान रखना, विदिन, अंदर किस किस के मिल रहे हैं? दो सेल ऑर्गेनेल्स के। क्लोरोप्लास्ट जो केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। इनके तो अंदर मिलते हैं। एंड ऑन द सरफेस ऑफ, इसको अंडरलाइन कर लेना, एंड ऑन द सरफेस ऑफ RER, कौन? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होते हैं स्मूथ और रफ। रफ वो क्यों है? क्योंकि उस पर दाने 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 राइबोसोम के लगे हुए, तभी तो वो रफ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर, इसके अंदर नहीं, सरफेस पर होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना? नॉट ओनली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म बट आल्सो इन टू सेल ऑर्गेनेल्स, विदिन द टू सेल ऑर्गेनेल्स। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट जो केवल प्लांट सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है, और सरफेस पर भी चिपके रहते हैं, अंदर नहीं मिलते, इसलिए दो बोला यहां पे। सरफेस पर भी चिपके होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? RER, जो यहां लिखा हुआ है RER। क्लियर हुआ? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एक एक स्टेटमेंट को समझना तरीके से, ध्यान से, ठीक है ना? यही आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी लेता है। आगे बात करते हैं। अब जो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, कैप किधर गया इसका? यस, हियर इट इज। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो दो नाम है ना अपने पास में, कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। भाई साहब, दोनों इतनी जबरदस्त चीजें, सुन लो इनकी कहानी, दोनों की बहुत शानदार चीजें। हालांकि डिटेल में पढ़ना है, फिर भी मैं इसको जरूर बताता हूं हर बार, सुनना इसके बारे में। दोनों के पास में अपना राइबोसोम है, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जो अपने अंदर अपना राइबोसोम रखते हैं, अपने अंदर अपना राइबोसोम रखते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो डबल है, दोनों के ऊपर डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। दोनों लिखवाऊंगा वहां पे, ठीक है? यहां तो समझ लो बस, केवल दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और जिसके पास में अपना राइबोसोम हो और अपना डीएनए, उनके पास पर्सनल डीएनए हो रहा है अपना अंदर। अच्छा, राइबोसोम कौन सा होता है इन दोनों के पास? 70S, ध्यान रखना, कौन सा? 70S। इसीलिए तो कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में 70S भी और 80S भी। साइटोप्लाज्म वाला और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस वाला, वो तो 80S, और इन दोनों के अंदर 70S यूकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं,
तो यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों बताए थे मैंने, 70s में मिलता है, 80s भी। 80s तो कहां मिलता है? साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर। और इनके अंदर कौन सा मिलता है? 70s। तो दोनों मिलते नहीं मिलते? और वहां प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल 70s, क्योंकि ये तो वहां है ही नहीं। ओ सॉरी, इससे रिलेशन नहीं है इसमें, इनमें तो दोनों विचारों में 70s है ना। हाँ ठीक है, 80s नहीं होता उनके पास, केवल कौन सा होता है? 70s। और ये दोनों उनके पास होते नहीं है, सीधी सी बात। कोशिश करना, जैसे एक सेल होती है ना, सेल, बड़ा शानदार क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे सेल होती है, सेल ना क्या करती है? डिवाइड करती है, और डिवाइड करके या तो अपने जैसी या अपने बच्चे, अपने जैसे नहीं तो अपने बच्चे पैदा कर लेती है, यानी और सेल्स बना लेती है। अगर माइटोसिस से किया तो एग्जैक्ट कॉपी पैदा हो जाएंगी 2, और मियोसिस से हुआ, ये माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन के मेथड है। माइटोसिस से हुआ तो 2 सेल बनेंगी, एग्जैक्ट कॉपी होगी पेरेंट सेल की। मियोसिस से हुआ तो 4 सेल बनेंगी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी पेरेंट सेल की, पर बच्चे तो उसी के हुए। समझने की कोशिश करना। तो ये सेल्स में डिवाइड होते हैं और नया बनाते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं। ये अपनी एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर सकते हैं दोनों, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है। जिनके पास ऐसा होता है वो अपनी कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग या सेल रेप्लिकेशन का मतलब कॉपी तैयार करना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल ये दोनों। इसलिए अपना डीएनए, अपना राइबोसोम, यानी अपना कंट्रोल, अपना कंट्रोल। इसलिए क्या है ये, ध्यान रखना, ये हमारे पास में ऑटोनोमस है। लेकिन कैसे ऑटोनोमस है उनके पास में? ये दोनों जो ऑर्गेनेलीज है हमारे पास में, ये ऑटोनोमस तो है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज है। कैसे ऑर्गेनेलीज है ये? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज है हमारे पास में, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज है हमारे पास, पूरी तरीके से नहीं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। क्लियर हुआ? तो इतनी सारी बातें इनके बारे में। और एक लास्ट पॉइंट, लास्ट लाइन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, in animal cells membrane less cell organelle is found in animal cells. A membrane-less cell organelle is found called centrosome, which help in cell division, जो किसमें हेल्प करेगा? सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है। एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली जिसका नाम सेंट्रोसोम है, वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और किसके अंदर मिलता है? एनिमल सेल के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा आता है स्टेटमेंट, बिल्कुल सीधे सीधे पूछ लिया आता है। ठीक है, अगली वीडियो में, या तो अगली वीडियो में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे, या तो अगली वीडियो में कवर हो जाए, नहीं उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस भी या कुछ भी सॉल्व करेंगे। क्विज छोटी सी बोर्ड पे ही सॉल्व करेंगे अपन। अपने पास में इतना हाई-फाई अरेंजमेंट तो नहीं है कि आपको ऐसे टक टक करके और वो इधर बटन दबाए हो गया, वो तो नहीं है, लेकिन इसी पे अपन कोशिश करेंगे बहुत शानदार सी क्विज करवाने की। ठीक है ना बेटा? उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है वो सिखाऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। बस आपको एक चीज सिंपल सी याद रखनी है, चैनल के साथ जुड़े रहो, लगातार पढ़ो, नोट्स बनाओ, डाउट्स हैं तो डाउट्स पूछो, और चैनल को जितना पॉसिबल हो, एज मच एज पॉसिबल उतना स्प्रेड करो, फैलाओ चैनल को जितना, कोरोना को फैलने से रोकना और चैनल को जितना होना हो सकता है उतना फैलाना। ठीक है, और तभी वीडियो बनाने का मजा आता है। ठीक है बेटा, ये सिंपल सी बात है, अपन को ध्यान रखनी है। अब मेरे से वो डायलॉग वायलॉग तो आते नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब सुन तो लिया, कर देना। ठीक, ओके जी। तो बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आप लोगों को, सिंपल सी। आप अपने बेस पर एक छोटा सा काम करना है, पता है क्या? कि जब भी आप ये पढ़ो, अच्छा मतलब आपको अपने बेस पर कह रहा हूं, उसमें तो ये नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी मेहनत करने कह रहा हूं। आप ना एक चीज चेक करके देखना, एनसीईआरटी साथ में रखना, वीडियोस को देखना, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल एनसीईआरटी की जो कहते हैं ना, इतनी शानदार एलैबोरेशन, इतना शानदार उसको अपन ने एक्सप्लेन किया है कि आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपके साथ साथ कवर हो रही है, आपको पता चल जाएगा।
और फिर मुझे जवाब देना कि वाकई ऐसा है या नहीं, और उसी के बेसिस पे अपन या तो नेक्स्ट वीडियो में, उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, क्विज सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।